के पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ट्रेडिंग इनकम भी बोलते हैं। बात याद रखना, ये वो टॉपिक है जिसके बगैर पेपर बनता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इनकम ना आए पॉसिबल, सर इतने बेनिफिट्स इतने रूल्स पड़े थे, ओके भाई नहीं आएगा, एग्जामिनर की मर्जी। प्रॉपर्टी इनकम वैसे ही नहीं आता, बहुत कम आता है। जो बहुत ज्यादा बच्चा लकी होता है उसको आता है प्रॉपर्टी, इजी है इसलिए। तो सर वो ना आए, या अल्लाह इतना मेहनत करेंगे इतना पढ़ेंगे फिर भी ना आए, पॉसिबल। और ना पढ़ के जाओ और आ जाए तो मर जाओगे। तो वो भी करना है और इसको भी करना है। ट्रेडिंग इनकम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं। वन ऑफ द हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ टैक्स है ये, बड़ा ध्यान से इसको समझना। हम ट्रेडिंग इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या समझते हैं? तो भाई हम समझते हैं बिजनेस, बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर FR हमने जब पढ़ा या F3 जब हमने पढ़ा तो हमने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा। बड़ा दबंग तरीके से हम निकालते थे, ये मेरा भाई सेल्स, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया, ये अदर इनकम, ये अदर एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स। IAS IFRS की दुकान लगा रखी थी। पता है टैक्स क्या बोलता है? टैक्स बोलता है वी डोंट केयर अबाउट योर IAS एंड IFRS। हम नेट प्रॉफिट को नहीं मानते। हाँ सर, अकाउंटिंग IAS IFRS खल्ली वल्ली बाबा, वी डोंट केयर। हम IAS और IFRS को नहीं मानते। तो हमने बोला भाई तुम क्या मानते हो वो बता दो। तो टैक्स ने कहा हमें आप निकाल के दें एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। हम नेट प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हमें आप एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल के देंगे। एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो इसके लिए वो कहते हैं कि एक गेम खेलना पड़ेगा। मैंने इस गेम का नाम रखा है अलाउड एंड नॉट अलाउड का गेम। ये अलाउड एंड नॉट अलाउड का गेम आप लोग खेलेंगे, और जब ये गेम आप खेल लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जिसको हम कहेंगे एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसके आगे भी ये फर्दर 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 जाता 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 रहता है। लेकिन अभी तक के लिए आज जो हमने करना है वो यहाँ तक आना है। तो साथ साथ लिख रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों की आदत है साथ साथ ही लिखना है ताकि पीछे ना रह जाओ। एक बात याद रखना कि भाई ये जब चीज आ जाती है, क्या आ जाता है? एडजस्टेड ट्रेडिंग। इसके बाद क्या होगा सर हम आपको बाद में बताएंगे। अभी जो मेन पॉइंट है जिसपे हम खड़े हैं, सर ये एड लेस का गेम क्या है? ये एड लेस का गेम क्या है? तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को क्या करते हैं नेट प्रॉफिट निकालते वक्त? जब तो माइनस करते हैं। माइनस करते हैं। बच्चों वाला सवाल, बिल्कुल सही। सर हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, आप इनकम की नहीं कर रहे। एक्सपेंसेस सर माइनस हुए हुए होते हैं। अब बात गौर से सुनना, एक एक्सपेंस है वो माइनस हुआ हुआ है, टैक्स कहता है माइनस नहीं होना चाहिए, अब क्या करोगे? सर हम उसको उठा के ऐड बैक कर देंगे। यानी एक्सपेंसेस में बात अब गहरी है। जो मैं बोलूंगा ये आपने जरूर लिखना है अपने अपने अल्फाजों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने शुरू में आपको इंट्रो में बताया। एक्सपेंस अलाउड का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन्स कि एक्सपेंस अलाउ है? तो अब जो मैं फरमाने जा रहा हूं वो लिखना है। एक्सपेंस अलाउड का मतलब है कि इसको माइनस होना चाहिए। क्या? एक्सपेंस अलाउड का मतलब है कि इसको माइनस होना चाहिए, शुड बी डिडक्टेड। किसमें से? सर ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट, शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। अलाउड का मतलब माइनस होना चाहिए। इसे मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा, थोड़ा गौर से सुनना। इससे दो एरोज निकाली मैंने। अब जो मैं बोलूंगा ये मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखेंगे।
एक्सपेंस अलाउड का क्या मतलब? माइनस होना चाहिए। अब बात सुनो, एक्सपेंस अलाउड है, माइनस होना चाहिए, और माइनस हुआ हुआ नजर आ रहा है। आपको इनकम स्टेटमेंट बना हुआ मिलेगा, ट्रेडिंग के क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बना हुआ आएगा। एक्सपेंस अलाउड है, माइनस होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट में ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ नजर आ रहा है, होना भी चाहिए माइनस, हुआ हुआ है माइनस, क्या करूं? करूं क्या? सर कुछ नहीं करो। क्यों? सर माइनस होना चाहिए था और माइनस हुआ हुआ है, होना भी माइनस था, हो भी गया है, तो कुछ नहीं करो सर, जीरो लिखो, जीरो लिखने के मार्क्स मिलते हैं। बात समझ आई? दूसरा, इसी का दूसरा एरो, एक्सपेंस अलाउड है, अलाउड का मतलब माइनस होना चाहिए। अकाउंटेंट जो है वो पार्टी में गया था रात को, पेप्सी ज्यादा पी ली थी, उतरी नहीं थी सुबह, उसने माइनस करना वो भूल गया। एक्सपेंस अलाउड है, माइनस होना चाहिए, लेकिन हमने माइनस नहीं करा है, क्या करेंगे? सर अच्छे बच्चों की तरह माइनस कर देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना। एक्सपेंस अलाउड का मतलब है माइनस होना चाहिए। अगर एक्सपेंस अलाउड है और माइनस भी हुआ हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, जीरो लिख देंगे। एक्सपेंस अलाउड है, माइनस होना चाहिए, लेकिन अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया है, टैक्स कहता है करो माइनस, तो अच्छे बच्चों की तरह क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये प्रोफॉर्मा है, ये पहला पार्ट है, इससे मैंने थोड़ी ज्यादा तकरीर फरमाई है। इसमें कोई तकलीफ है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम इसके इनवर्स सब बात करेंगे। खुद से सोच लो, खुद से सोचो मैं क्या बोलने वाला हूं, सोचो जरा सोचो। नॉट अलाउड का क्या मतलब है? नॉट अलाउड का मतलब है शुड नॉट बी डिडक्टेड। सर नॉट अलाउड का मतलब है मस्ट नॉट भी लिखो तो चलेगा, कि माइनस ना, ना खप्पे, माइनस नहीं होना चाहिए। नॉट अलाउड का मतलब है माइनस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी माइनस नहीं होना चाहिए। अब इसमें दो सिनेरियोस क्या बनेंगे, सोचो, दिमाग पे थोड़ा, किडनी पे जोर डालो, आएगा जवाब। नॉट अलाउड का मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या बोलूंगा। नॉट अलाउड है, माइनस नहीं होना चाहिए, अकाउंटेंट ने भी माइनस नहीं किया है। नॉट अलाउड है, माइनस नहीं होना चाहिए, अकाउंटेंट ने भी माइनस नहीं किया है, नहीं होना चाहिए, किया भी नहीं है, करें क्या बाबा? सर कुछ नहीं करें, जीरो लिखे, मार्क्स मिलेगा। माइनस होना नहीं चाहिए था, अकाउंटेंट ने भी माइनस नहीं करा है, कहानी खलास हो गई ना सर। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आती है? चैट बॉक्स ओपन है भाई, पूछ लेना, पेपर दिसंबर में है। यस आमिर सर। और हमजा। अब मैं चौथी बात बोलूंगा, एक्सपेंस नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड मतलब माइनस नहीं 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 होना चाहिए था, गलती से अकाउंटेंट ने माइनस कर दिया है, हमें इनकम स्टेटमेंट में वो माइनस हुआ हुआ नजर आ रहा है, नहीं होना चाहिए था, हो गया है, करूं क्या?
ऐड बैक कर दें। ऐड बैक कर दें। नॉट अलाउड को मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर नहीं लिखा तो लिख लेना। नॉट अलाउड का मतलब माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं हुआ होना भी नहीं चाहिए, जीरो लिख दे, कहानी खलास। नॉट अलाउड है, माइनस नहीं होना चाहिए, मगर माइनस हो गया है। क्या? मगर माइनस हो गया है तो नॉट अलाउड है, नहीं होना चाहिए, हो गया है। करो क्या? एड बैक करके उसके इम्पैक्ट को बर्बाद कर दो, उसके इम्पैक्ट को खत्म कर दो। ये है एक्सपेंसेस की कहानी, हमारी जबानी। हमने 15 मिनट ली के ये बात की है, क्योंकि पूरा चैप्टर याद रखना, ट्रेडिंग के 5 चैप्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट का एक ही चैप्टर था, प्रॉपर्टी का एक ही चैप्टर था, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के इंटरेस्ट के 2 चैप्टर्स थे, ट्रेडिंग के 5 चैप्टर हैं। ये जो पहला चैप्टर हमने अलाउड नॉट अलाउड का स्टार्ट किया है, अभी जो मैंने तकरीर फरमाई है, ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर खड़ा हुआ है। अगर इससे आप हिल गए तो आपका आंसर हिल जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना कि अभी मैंने क्या फरमाया था। गॉट इट? अब सर हमारे पास अलाउड कौन से एक्सपेंस होंगे और नॉट अलाउड कौन से एक्सपेंस होंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो हैंडआउट आपको भेज दिया गया है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है। सर इस लिस्ट को याद करने का कोई पाकिस्तानी तरीका, कोई जुगाड़ी तरीका? तो हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं, इस जुगाड़ पे खड़े रहिएगा, इंशाल्लाह फाका होगा। डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, टेंजिबल एसेट की होती है डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल की होती है एमोटाइजेशन। टैक्स कहता है, एचएमआरसी कहता है नॉट अलाउड। अल्लाह अकबर। सर ये आईएएस 16 जिंदगी निकल गई F7 पढ़ पढ़ के, एफआर में आईएएस 16 जो है वो कर करके थक गए थे। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, टैक्स कहते हैं हम डेप्रिसिएशन को नहीं मानते, टैक्स कहता है हम डेप्रिसिएशन को नहीं मानते। कसम खा सकते हैं हम कि कोई सी भी कंपनी हो उसमें डेप्रिसिएशन जरूर होता है और वो इनकम स्टेटमेंट में माइनस हुआ होता है। तो ऐसा एक्सपेंस जो नॉट अलाउड हो, इनकम स्टेटमेंट में माइनस हुआ हो, क्या कर दें उसको? नॉट अलाउड है, माइनस हुआ है, क्या करें अच्छे बच्चों की तरह? बैक कर दें। ऐड बैक कर दें। यही हाल इंटेंजिबल के डेप्रिसिएशन यानी एमोटाइजेशन का भी होगा। व्हाट माय पॉइंट? फिर आपको हम एक और बात बताएंगे, ऑनर, सेठ। ऑनर बोले तो सेठ, सेठ ने बहुत सारे खर्चे किए होते हैं। सेठ ने अपनी वाइफ को डायमंड की ज्वेलरी दी, बिजनेस में एक्सपेंस चार्ज किया। सेठ के घर का बिल बिजनेस से पे हो रहा है। सेठ के बच्चों की गाड़ियों का पेट्रोल बिजनेस से पे हो रहा है। सेठ की गाड़ी का पेट्रोल बिजनेस से पे हो रहा है। सेठ का खाना पीना रहना सब कुछ बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे ही ट्रीट होता है, एक्सपेंस आउट हो रहा होता है। टैक्स वाले क्या बोलते हैं पता है? जो मैं बोलूंगा उस तरह याद रखना। टैक्स वाले कहते हैं ऑनर दुश्मन होता है। अल्लाह अकबर। ऑनर इज अ दुश्मन, मतलब ऑनर से रिलेटेड, उसकी फैमिली से रिलेटेड कोई सा भी खर्चा आए आपने अलाउ नहीं करना। अगर माइनस हुआ है तो उसको ऐड बैक कर देना, ये फिक्स रूल है। सेठ का कोई सा भी खर्चा, सेठ अपनी सैलरी ले रहा हो, सेठ अपनी वाइफ के लिए कोई खर्चा कर रहा हो, बच्चों के लिए कर रहा हो, सेठ के घर का किराया जा रहा हो, सेठ अपना आज से दुश्मन है और सेठ की जात पे, ऑनर के ऊपर किया जाने वाला हर खर्चा नॉट अलाउड है, यानी माइनस होना नहीं चाहिए। इसके बाद आते हैं स्टाफ। स्टाफ अपना जिगर है, जिगर। जैसे हमजा का दोस्त है हम्माद और हमदाद का दोस्त है हमजा, तो जिगर क्या होता है? अपना बड़ी दोस्त।
एम्प्लॉय के ऊपर कोई सा भी खर्चा हो वो अलाउ होगा। एम्प्लॉय के ऊपर कोई सा भी खर्चा कर लो, इट्स अलाउड। मतलब सर एम्प्लॉय चोरी करे तो वो भी अलाउ है, एम्प्लॉय फ्रॉड करे वो भी अलाउ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय पे हर तरह का खर्चा। अब टाइप नहीं देखो, बस एम्प्लॉय आया अलाउ, एम्प्लॉय आया अलाउ, चोरी करे फ्रॉड करे कुछ भी करे अलाउ होगा। एम्प्लॉय अपना दोस्त है, एम्प्लॉय पे हर खर्चा अलाउ है, एम्प्लॉय पे हमारी आंखें बंद हैं, जो भी उस पे खर्च होगा वी विल अलाउ इट। खलास, ऑनर हमारा सगा दुश्मन है, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी एक्सपेंस ऑन दी ऑनर। और डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन तो अलाउ होते ही नहीं है। इसके बाद आती है तीसरी बात, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कभी भी अलाउ नहीं होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूवमेंट, इन्हांसमेंट, एक्सटेंशन कभी भी अलाउ नहीं होती। यहाँ पे एक बात याद दिलानी है, आप सबने गौर से सुननी है। रीडेकोरेशन के बारे में हमने क्या फरमाया है? सर रीडेकोरेशन के बारे में आपने कोर्स के शुरू होने के टाइम फरमाया था कि सर रीडेकोरेशन हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस है और रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउ है। तो रीडेकोरेशन को कभी भी कैपिटल एक्सपेंस नहीं समझिएगा। रीडेकोरेशन को कभी भी कैपिटल एक्सपेंस नहीं समझिएगा। रीडेकोरेशन हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? कैपिटल एक्सपेंसेस की, कि कैपिटल नॉट अलाउड हैं। अगर रीडेकोरेशन लिखा हुआ आता है तो आप उसको अलाउ ही करते हैं। आखिरी शॉर्टकट में आखिरी बात, फिर हम हैंडआउट पे चलेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस, कारोबार के ऊपर कोई रेवेन्यू एक्सपेंस किया जाएगा तो ऑब्वियसली सर जब कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउ होगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंस क्या सेठ की जात पे हो? ना 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 ना, सेठ तो दुश्मन है। बिजनेस पे, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, फॉर कारोबार, आप वो रेवेन्यू एक्सपेंस करें जो बिजनेस की जात पे हो, बिजनेस पे हो, तो वो अलाउ होता है और हम उसको माइनस कर सकते हैं। ये हमने कुछ आपको 5 शॉर्टकट बताए, उम्मीद है साथ साथ आपने लिखे भी हैं। ये पांचों को अब अपने सामने रखना, और एक अदद हैंडआउट जो है वो भी आपके सामने शेयर हो जाएगा स्क्रीन पे। इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेजिस ऑफ ट्रेड है कि पता कैसे चलता है कारोबार है, तो ये थ्योरी है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। अलाउड नॉट अलाउड की कहानी यहां से है, पेज नंबर 4 से। रेड बॉक्स में लिखा हुआ है अलाउड एक्सपेंस, ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है नॉट अलाउड। अलाउड का मतलब क्या? अलाउड का क्या मतलब है? कि सर इसको माइनस होना चाहिए। जो माइनस हो। और नॉट अलाउड का मतलब इसको माइनस नहीं होना चाहिए। अब जरा देखो, पहले मैं अलाउड की बात करता हूं। इंटरेस्ट ऑन बिजनेस ओवरड्राफ्ट, कारोबार के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली, उस पर इंटरेस्ट पे करा, बिजनेस का काम है कि नहीं है? इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस और बिजनेस के लिए है, अलाउ हो गया। देखो अभी हमने जो शॉर्टकट लिखे हैं 5, उसमें से ये कौन सा वाला है? 5वां, कि रेवेन्यू एक्सपेंस ऑन बिजनेस, कारोबार के लिए क्या जाने वाला रेवेन्यू एक्सपेंस। बिजनेस के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट पकड़ा था तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो भी आपने इंटरेस्ट देना है वो बिजनेस एक्सपेंस ही है। फिर क्या है सर? रेंटल्स, जिन्होंने F7 पढ़ा है तो IFRS 16, नहीं पढ़ा है तो F3 थोड़ा बहुत। देखो भाई, हमने के लिए कोई चीज किस्तों पे ली, किस्तों पे, किस्तें, इंस्टॉलमेंट, लीज,
लीज किसने इंस्टॉलमेंट, कोई चीज किस्त पे ली, लीज पे ली, इंस्टॉलमेंट पे ली, अगर बिजनेस के लिए ली है तो उसकी किस्त, उसकी इंस्टॉलमेंट इज एन अलाउड एक्सपेंस। अपने स्टाफ को सैलरी दोगे कमर्शियल रेट के ऊपर, जो मार्केट रेट चल रहा है वो सैलरी दोगे, स्टाफ आ गया सर, स्टाफ पे हर खर्चा क्या होता है, अलाउ। फिर आता है ऑनर, ऑनर इंटरेस्ट चार्ज करे। याद रखना पार्टनरशिप भी हमारे कोर्स में है, और पार्टनरशिप भी ट्रेडिंग का ही एक टॉपिक है। जब पार्टनर्स आएंगे तो पार्टनर भी तो ऑनर होते हैं ना। पार्टनर्स आमतौर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी चार्ज करते हैं। अपोर्शनमेंट अकाउंट आपने F3 में या अपने ए लेवल्स के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर जरूर देखा है। पार्टनर्स पार्टनरशिप से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी चार्ज करते हैं। पार्टनर इज ऑल्सो एन ऑनर, और ऑनर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कोई भी खर्चा उसका हम अलाउ नहीं कर सकते। नीचे देखो वो जो मैं बोलता था, सेठ ने अपनी बीवी के लिए अंगूठी खरीदी, बच्चों की फीस खरीदी, घर का किराया दिया, वगैरह वगैरह, अपने मोबाइल में सुपर कार्ड डलवा लिया। सेठ है, दुश्मन है, कोई सा भी खर्चा सेठ का अलाउ हो सकता नहीं है। आखिरी वाली बात जो है वो जरा ध्यान से समझना। देखो भाई, सेठ हमारा कौन है, ओनर हमारा कौन है, तो दुश्मन। और उसके ऊपर कोई भी खर्चा अलाउ कर सकते, उस पे भी नहीं कर सकते, उसकी फैमिली पे भी नहीं कर सकते, ये हमें याद है, राइट। अब सेठ के पास एक अकाउंटेंट था, सेठ के पास हम्माद जॉब करता था। हम्माद को सेठ 5,000 पाउंड सैलरी देता था। हम्माद को कहीं और जॉब मिल गई, हम्माद स्विच कर गया। सेठ ने अपनी जोजा मोहतरमा यानी वाइफ को हम्माद की रिप्लेसमेंट पे जॉब पे रख लिया एज एन अकाउंटेंट। तो बताओ, जोजा मोहतरमा को भी वो 5,000 पाउंड ही सैलरी देगा? नहीं। देखो सेठ को भी है ना, रात शाम को घर पे जाना होगा, तो ऑब्वियसली बीवी है, रिश्ता ऐसा खतरनाक है कि सेठ उसको एक्सेसिव सैलरी जरूर देगा। हो सकता है सेठ उसको 8,000 पाउंड सैलरी दे दे, कितनी दे दे? तो बीवी को, बीवी होने की वजह से कितनी सैलरी ज्यादा मिली सर? मार्केट सैलरी थी 5, बीवी को जोजा होने की वजह से, वाइफ होने की वजह से 3,000 एक्स्ट्रा सैलरी मिली। तो जो नॉर्मल सैलरी है 5,000 वो तो अलाउ होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी है। जो एक्स्ट्रा 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 अपनी रिश्तेदारी की वजह से एक्स्ट्रा सैलरी देगा, वो अलाउ नहीं होगी। गॉट माई पॉइंट और नो? यस सर। एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, शीला, अब गाने की बात नहीं हो रही है, बुरी बात है। शीला, शीला एक बिजनेस चलाती थी, एडवर्टीजमेंट एजेंसी थी, शोहर बच्चे संभालता था। क्या बात है, जोजा मोहतरमा बिजनेस लेडी है, और हस्बैंड शरीफ जो है वो बच्चे संभालते हैं। क्या बात है। शीला के पास एक अदद पार्ट टाइम टाइपिस्ट था, जो भाग गया। भाग गया मतलब 4,500 सैलरी देती थी, भाग गया। शीला बाजी ने क्या किया, हस्बैंड शरीफ को नौकरी पे रख लिया। कितनी सैलरी पे? अच्छी बीवी है यार, शोहर को इतना ज्यादा दे रही है। तो हम क्या बोलेंगे, रूल क्या कहता है, एक्सेस सैलरी कितनी दे रही है अपने शोहर को, अपने सर के ताज, अपने मिजाजी खुदा को, अपनी शोहर मुबारका को कितने ज्यादा पैसे दे रही है? 5,500 पाउंड एक्स्ट्रा दे रही है। हमने क्या कहा, ऑनर अपना दुश्मन है। अगर इनकम स्टेटमेंट में पूरे 10,000 का एक्सपेंस माइनस हो चुका है, तो हम कहेंगे जो मार्केट सैलरी है 4.5 वो तो अलाउ है, लेकिन ऑनर से ताल्लुक, ऑनर से रिलेशन की वजह से जो एक्सेस सैलरी दी है वो अलाउ नहीं होगी।
अलाउ नहीं होगी। इसका मतलब अगर ऊपर माइनस हो गई है तो वी आर गोइंग टू ऐड इट बैक। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई तकलीफ आप दोनों को? नो सर। इसको फटाफट लिख लिया तो बताइएगा। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस की कुछ कहानी है। अब देखो, हमने बात की है ना, कैपिटल एक्सपेंस नॉट अलाउड है, रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड है। अभी यही बोला है थोड़ी देर पहले, कसम खा सकता हूं मैं कि यही बोला है। सही है। अब नॉट यस सर। डेप्रिसिएशन सर, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन अभी तकरीर की है आपने, नॉट अलाउड। इंप्रूवमेंट सर कैपिटल एक्सपेंस होता है, नॉट अलाउड। इनिशियल रिपेयर, व्हाट द हेल विद इनिशियल रिपेयर, ये होती क्या है? तो बड़ी आसान है बेटा, रिलैक्स। आपने कोई चीज खरीदी जो चलने के काबिल नहीं थी। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग की दीवारें क्रैक थी, छत में इतना बड़ा सुराख था, बगैर कुछ खर्चे के ये इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, तो उसको रिपेयरिंग करवाई। तो ये वाली जो रिपेयरिंग होती है, इस तरह की रिपेयरिंग जो मैंने नक्शा, जो मैंने इलिस्ट्रेट किया है आपके सामने, छत टूटी हुई थी, दीवारों में क्रैक थे, तो ऐसी बिल्डिंग जिसमें रहा नहीं जा सकता था, आपने कुछ खर्च किया और दीवारों में सेटिंग करवाई और फिर ये सेट हो गई, इस तरह का खर्चा, इस तरह का रिपेयर क्या कैपिटल एक्सपेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, डेफिनेट यस। और कैपिटल एक्सपेंस कभी भी अलाउ हो सकता नहीं है। बचपन का दौर था सर, बचपन का दौर, बचपन का दौर मतलब एम ए FA1, FA1, यस FA1 का दौर था। या जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो IGCSE या O लेवल्स का वक्त था। टीचर ने पहली मर्तबा बताया था कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है। तो उस वक्त उस बेचारे ने या बेचारी ने ये जरूर पढ़ाया होगा कि बेटा देखो, एसेट खरीदा, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी टेस्टिंग, उसकी लीगल फीस। लीगल फीस बोले तो सर, आपने एसेट खरीदा, उससे रिलेटेड आपने कोई ड्यूटी पे करी, कस्टम ड्यूटी पे करी, टैक्स पे करा, वन टाइम होता है। इंस्टॉलेशन हो गई, टेस्टिंग हो गई, ये कैपिटल एक्सपेंस होते हैं। लीगल फीस कोई पे करी एसेट खरीदते वक्त, वो भी कैपिटल एक्सपेंस होती है, जैसे कि टैक्स वगैरह, स्टैंप ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह। सर हाँ, FA1 याद दिलाया आपने अभी। तो बेटा याद इसलिए दिलाया है कि ये कैपिटल एक्सपेंस होते हैं। 2 पॉइंट कवर कर दिए हैं मैंने इसके अंदर कि ये कैपिटल एक्सपेंस होते हैं, इसलिए ये अलाउ नहीं हो सकते। कोई तकलीफ है तो प्लीज फरमाइए। नो सर। कोई भी नई प्रॉपर्टी किराए पे लेने जाओ और उस पे कोई लीगल फीस पे करनी पड़े तो वो भी नॉट अलाउड है, क्योंकि वो भी कैपिटल एक्सपेंस है। लास्ट पॉइंट की बात हो रही है। कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे लेने जाओ, उससे रिलेटेड कोई लीगल फीस पे करो तो कैपिटल एक्सपेंस है, अलाउ नहीं होगी। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, अगर रिन्यूअल करवाते हो प्रॉपर्टी का और कोई लीगल फीस देते हो तो वो अलाउ होगी। लास्ट के दो एक साथ पढ़ रहा हूं। अगर बिल्कुल नई नई ताजी गर्मा गर्म, बिल्कुल ब्रांड नई नई न्यू न्यू प्रॉपर्टी किराए पे लेने चले, कोई लीगल फीस देनी पड़ी, नॉट अलाउड। 1 साल बाद जब उसका रिन्यूअल करवाने गए या उसके बाद कभी भी कभी भी कभी भी बार 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 अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिन्यूअल 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 करवाने गए, तो उसकी जो लीगल फीस होगी वो क्या हो जाएगी? बिकॉज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस वो अलाउ हो जाएगी। फर्स्ट टाइम वाली नॉट अलाउड, रिन्यूअल वाली अलाउड, ये भूलिएगा नहीं, वरना बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, सबसे ऊपर आते हैं, लिखा हुआ है
कैपिटल एक्स अलाउंस मैंने लिखा लेटर। ये पूरा चैप्टर है, मैंने कहा आपको शुरू में ट्रेडिंग के 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर अलाउड नॉट अलाउड का गेम है, दूसरा चैप्टर कैपिटल अलाउंस है, तो इसको हमने लेटर लिख के साइड में कर दिया कि हम इसको बाद में देखते हैं। रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंस होता है सर, रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउ होते हैं। इनिशियल रिपेयर, अब सर वहां भी इनिशियल रिपेयर था ये वाला, यहाँ भी इनिशियल रिपेयर है, दोनों में फर्क क्या है? देखो भाई, आपने बिल्डिंग खरीदी, क्रैक थे, छत में सुराख था, इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, तो उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया है, कैपिटल एक्सपेंस है, नॉट अलाउड, इनिशियल रिपेयर। आपने बिल्डिंग खरीदी, थोड़ी सी रंग खराब था, किचन सेट नहीं था, दीवारों का थोड़ा पेंट शेड खराब था, लेकिन रहने के काबिल थी, बिल्डिंग इस्तेमाल के काबिल थी, और उसकी आपने टचिंग शटिंग कराई, कलर शलर करवा दिया, जिसको रीडेकोरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीडेकोरेशन। तो ये रिपेयरिंग है। यूजेबल बिल्डिंग ही थी, यूज होने के काबिल थी, उसपे कोई आपने रिपेयरिंग शिपेयरिंग करवाई है तो ये अलाउ है, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। आप पे कोई एसेट आपका था, उस पे केस वगैरह हो गया, और एसेट की ओनरशिप बचाने के लिए आपने वकील शकील किया, डिफेंडिंग टाइटल टू द एसेट, तो वकील की जो सैलरी फीस वगैरह होती है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस होती है, इसलिए अलाउ होगी। आपने बिजनेस के लिए कर्जा पकड़ा, बिजनेस के लिए क्या पकड़ा? कर्ज, लोन पकड़ा, बिजनेस के लिए लोन लिया, बिजनेस के लिए लोन लिया, तो उसका इंटरेस्ट एज अ बिजनेस एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस तो है, लेकिन बिजनेस के लिए लोन लिया था तो उसका इंटरेस्ट भी अलाउ होगा, और लोन लेते वक्त अगर कोई फीस वगैरह देनी पड़ी है तो वो भी अलाउ हो जाएगी। ये हमारे पास एक पेज था जिसको हमने डिस्कस करा है। कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछिएगा। नो सर। तो हमारे पास एक एक्सपेंस है जिसका नाम है इंटरटेनमेंट। ये मैं लिखूंगा, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, ये हम लिख के समझेंगे व्हाट इज इंटरटेनमेंट। तो याद रखना, गोरों के यहाँ इंटरटेनमेंट का मतलब होता है पार्टी शार्टी, ठीक है? गोरों की नजर में इंटरटेनमेंट किसको बोलते हैं? पार्टी को, पार्टी। अब सेठ ने खुद की इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, सेठ ने खुद पे किया, मुझे बताओ ना, क्या रूल आपको पता है? सेठ ने अपने ऊपर खर्च किया एंटरटेनमेंट, क्या होगा? नॉट अलाउड है। क्यों? उन्हें दुश्मन होते हैं। सर क्योंकि ये बिल्कुल सही दुश्मन है ना सर, तो सर, ऑनर दुश्मन होता है, आपने बोला है सर, बस सही है, ओके, मैंने बोला है, सही बोला है, फाइन। फिर क्या? सेठ ने एंटरटेनमेंट करवाई स्टाफ को, कोई पार्टी शार्टी स्टाफ को भी दे दी। स्टाफ अपना कौन है सर? जिगर, जिगर दोस्त, तो इन पे सब खर्चा क्या हो जाएगा? स्टाफ पे सर आपने कहा था हर तरह का हो खर्चा जाएगा। है, तो स्टाफ पे पार्टी इंटरटेनमेंट अलाउड। सर फिर इसमें तीसरा कौन सा होता है? 3 होते हैं इसके अंदर। तीसरा होता है क्लाइंट्स। अब क्लाइंट का मतलब देख लो भाई, क्लाइंट बोलते हैं कस्टमर या सप्लायर को, यानी जो ऑनर नहीं है, जो एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारा कोई भी ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आउटसाइडर। क्लाइंट को भी इंटरटेनमेंट करवाई जाती है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में करवाई जाती है। कस्टमर को कुछ खाना पीना, पीना शीना करवा दिया, सप्लायर के साथ कुछ खाना पीना कर लिया, तो यहाँ पे रूल है नॉट अलाउड। ये आपने याद रखना है कि ऑनर और क्लाइंट की इंटरटेनमेंट सिमिलर, यानी नॉट अलाउड, जबकि एम्प्लॉय तो अपना दोस्त है, जिगर है, अपना बच्चा है, उस पे हर खर्चा क्या हो जाएगा? अलाउड।
ये एंटरटेनमेंट का पॉइंट है। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। नो सर। जी, और कोई क्वेश्चन? ओके, उसके बाद आते हैं, ये लिख लिया। यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब कहते हैं हम गिफ्ट्स, तोहफे। कंपनी गिफ्ट्स भी देती है, कैसी जबरदस्त कंपनी है ना। कभी गिफ्ट दे रही है, कभी इंटरटेनमेंट करवा रही है, क्या बात है कंपनी में, जबरदस्त। गिफ्ट किसको दिया? सर सबसे पहले तो ऑनर का, ऑनर या ऑनर की फैमिली शैमिली को कोई गिफ्ट शिफ्ट कर दिया। ऑनर कौन है? सर ऑनर दुश्मन है, हमारा दुश्मन। तो उसका गिफ्ट का खर्चा क्या होगा? नॉट अलाउड सर। नॉट अलाउड। अगर माइनस हुआ है एड बैक कर देंगे। स्टाफ, अपनी पहली मोहब्बत, अपना जिगर, स्टाफ पे कोई भी खर्चा हुआ है क्या करेंगे? अलाउड कर देंगे। अलाउ कर देंगे। तीसरा कौन बचा? क्लाइंट्स, यानी कस्टमर, सप्लायर, ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह वगैरह, यानी ऑनर और स्टाफ से हट के कोई भी हो, तो उसका क्या करेंगे? तो तुक्का तो आप मार ही नहीं सकते, क्योंकि टैक्स है, जब तक हम नहीं पढ़ाएंगे आपको तुक्का मारना सही नहीं होगा। तो भाई सुनो, क्लाइंट्स का गिफ्ट अलाउ होता है। सर ये बदतमीजी है, ये एग्जामिनर की बदतमीजियां हैं। क्या बदतमीजी है? सर इंटरटेनमेंट नॉट अलाउड रखी है, ये अलाउ रखी है, पेपर में हम भूल जाएंगे तो बेटा अगर आप भूलोगे तो 2 मार्क आपके कटेंगे, एग्जामिनर का कुछ नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि दिन के 3 घंटे पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी, वरना सब भूल जाओगे। तकरीबन रेगुलर हर क्लास में मैं ये बोलता हूँ, टेक्स्ट पास करना है तो 3 घंटे पढ़ना है, टेक्स्ट पास करना है तो 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन फॉर्म को समझ नहीं आता है। फिर पेपर से जब 15 दिन या 1 हफ्ता पहले पढ़ते हैं तो पागल हो जाते हैं, ये क्या है। ठीक है, ऐसा होता है। क्लाइंट को इंटरटेनमेंट करवाई, नॉट अलाउड। क्लाइंट को गिफ्ट दिया, अलाउड। लेकिन आगे क्या लिखा है? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर 3 शर्तें मीट हो तो अलाउ होगा। तीनों शर्तें मीट होना जरूरी है मेरा बच्चा। कितनी शर्तें हैं? 3 कंडीशंस अभी आप पढ़ेंगे। क्लाइंट को गिफ्ट किया, अलाउ है, लेकिन अलाउ कब है? अलाउ जब है जब वो खाना पीना ना हो, फूड या ड्रिंक आइटम ना हो, ये पहली कंडीशन है कि गिफ्ट खाने पीने का नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस गिफ्ट की वैल्यू 50 पाउंड के अंदर अंदर होनी चाहिए। तीसरा, उस पे रियाकारी होनी चाहिए। है रियाकारी? सर ये इतनी मुश्किल उर्दू हमने कभी सुनी नहीं। तो आसान भाषा में, आसान जबान में, शोबाजी। कंपनी का लोगो लगा हो, कंपनी की एडवर्टीजमेंट, वो होता है ना, डोनेशन भी देते हैं तो तस्वीरें खिंचवाते, खिच 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 खिच, फिर वो तस्वीरें शेयर हो रही होती है कि हाजी साहब ने इतना डोनेशन सैलानी में दिया। तो ये रियाकारी, या ये आप कह लो कि शोबाजी। तो ये जो है ये होनी चाहिए। खाना पीना ना हो, 50 पाउंड का गिफ्ट हो, और उस पे कंपनी की एडवर्टीजमेंट भी हो, तो वो क्या होता है? अलाउ। एक भी कंडीशन मीट ना हो तो अलाउ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे, ये मैं अब जो अल्फाज बोल रहा हूँ ना, ये थोड़े खराब अल्फाज हैं, लेकिन ये आपकी रिवीजन किट के अल्फाज हैं।
गिफ्ट अ बॉटल ऑफ शैंपेन टू कस्टमर, 40 पाउंड की, कंपनी का लोगो भी है उसके ऊपर। किट का सवाल, अपनी तरफ से नहीं बोला मैंने बोतल ऑफ शैंपेन, हराम, पीने की चीज नहीं है, लेकिन गोरों के यहाँ पीने की चीज है, इसलिए ऑल्दो 40 पाउंड की है, कंपनी का लोगो भी है, लेकिन इसके बावजूद ये अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उनके नजदीक खाने पीने का आइटम है। बात समझ आई है? Yes, sir. कैलेंडर, बैंक वाले कैलेंडर, डायरी, पेन्स देते हैं, कैलेंडर दिया कस्टमर को, 40 पाउंड का कैलेंडर था, एडवर्टीजमेंट भी थी, तो क्या हो जाएगा? अलाउ। क्यों? क्योंकि सर कैलेंडर कोई खाता नहीं है, 50 के अंदर अंदर है, एडवर्टीजमेंट भी है, अलाउ। अज्यूम कस्टमर को पेन दिया, पेन 60 पाउंड का पेन, 60 पाउंड का पेन, 60 कंपनी का लोगो भी है, पेन कोई खाता तो नहीं है, खाना पीना नहीं है, लोगो भी है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है सर? 50 से ज्यादा है, तो क्या होगा? अलाउ के नॉट अलाउड? नॉट Not अलाउड। allowed, sir. आखिरी बात इस पॉइंट के अंदर मैं बोलूंगा, ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं मेरे सामने, समझो कि मैं पास पेपर में जो जो आया हुआ है उसको देख रहा हूं और बोलता चला जा रहा हूं। तीसरी बात, स्टाफ को जिंगर बर्गर खिलाया, चल मेरा भाई बताओ, Allowed है, sir. स्टाफ को खाना भी अलाउ है? तो जी हाँ, स्टाफ अपना जिगर है, उस पे हर कुछ सब कुछ अलाउ है। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी मैंने एंटरटेनमेंट के बारे में आपको तकरीर करके सुनाई है, ये हैंड आउट में इस पेज पे लिखी हुई है। जो मैंने आपको गिफ्ट के बारे में बात की है वो भी इसी पेज पे लिखी हुई है। यहाँ पे एक बात और है, सैंपल्स। सैंपल्स क्या होते हैं? सैंपल्स क्या होते हैं सर? कभी आइसक्रीम की अच्छी वाली दुकान में चलो, जब आइसक्रीम की अच्छी वाली दुकान में जाते हैं, और आप अकेले नहीं जाओ, क्योंकि हम लोग जाते हैं बताइए क्या करते हैं, हम जाते हैं बोलते हैं भाई वो ओरियो वाली दे दे, भाई ये वाली आइसक्रीम दे दे, खलास। लेकिन कभी अपनी जोजा मोहतरमा के साथ आइसक्रीम की दुकान पे जाओ, भाई ये टेस्ट करवाइए, ये वाली टेस्ट करा दें, ये वाली चेक करा दे, वो भी बेचारा छोटे छोटे वो चम्मच होते हैं उनके पास, वो छोटा छोटा चम्मच चखा रहा होता है, बाजी ये वाली, बाजी 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 बाजी, इतनी आइसक्रीम फ्री में निपटा देती हैं कि फिर जो लेती हैं उसकी कॉस्ट कवर हो गई होती है। ये कहलाता है सैंपल्स। ऐसे ही कपड़े की दुकान वाला मेमन सेठ सैंपल, थान के सैंपल अपने कस्टमर्स को देता है, फ्री में देता है। तो सैंपल्स दिए जाते हैं, तो सर ये सैंपल्स के बारे में टैक्स अथॉरिटी क्या बोलती है? तो टैक्स कहता है बेटा सैंपल जो है ना ये बिजनेस प्रमोशनल एक्सपेंस है, बिजनेस का खर्चा है, इसलिए ये अच्छे बच्चों की तरह अलाउ होता है, टेंशन लेने का नहीं। सैंपल्स आर अलाउड एक्सपेंसेस, कहानी खलास। ये वाला पेज अब कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आएगी, वो है, मैं लिखूंगा पहले फिर हम हैंडआउट से देखेंगे। हम आते हैं वन नोट पे, ये आ गया वन नोट, और अब बात करते हैं डोनेशंस की। डोनेशंस और सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस। सबसे पहले बात होगी सब्सक्रिप्शंस की। आपका कारोबार है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड करवाते हैं ताकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। SCCP पाकिस्तान की बात करो तो SCCP में रजिस्टर्ड करवाते हैं ताकि आपकी लीगैलिटीज को कोई इशू ना हो। ऐसे ही रूल ये है कि आप
क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन करवाते हैं अपने कारोबार की, ट्रेड रिलेटेड सब्सक्रिप्शन, जिससे आपके कारोबार में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या गवर्नमेंट के जितने भी अथॉरिटीज हैं, उनकी सब्सक्रिप्शंस अगर आप करवाते हैं तो क्यों करवाते हो, बिजनेस के लिए करवाते हो ना। आप ट्रेड रिलेटेड अगर सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो तो वो क्या होगी, ऑब्वियसली सर बिजनेस एक्सपेंस से अलाउ होगा। इस पॉइंट में कोई तकलीफ है? नो सर। नॉन ट्रेड रिलेटेड सब्सक्रिप्शंस, अब इसमें कुछ भी आ जाएगा। आप कह लो ऑनर की जिम की फीस, ऑनर के गोल्फ क्लब की सब्सक्रिप्शन, कुछ भी हो सकता है। जो ट्रेड रिलेटेड नहीं है, ऑब्वियस है मेरा भाई, वो अलाउ हो सकती नहीं है। जो ट्रेड रिलेटेड नहीं है वो अलाउ नहीं है, और जो ट्रेड रिलेटेड है वो ऑब्वियस है कि वो हमेशा क्या होगी, अलाउ। ट्रेड रिलेटेड अलाउड, नॉन ट्रेड रिलेटेड नॉट अलाउड। टैक्स का पेपर हम पास पेपर्स काफी कर चुके हैं एम्प्लॉयमेंट के। ये मैं हमेशा कहता हूं, टैक्स के पेपर का पासिंग क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हर चीज लिखी हुई होती है, बस हमने बादाम खाने अच्छे वाले और 3 घंटे पढ़ना है कि रूल्स याद हो, पेपर में लिखा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सोचना समझने का टाइम नहीं होता, सब लिखा होता है। F5 का पेपर नहीं है ये, F6 है ये, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हो गई। अब बात करूंगा मैं डोनेशंस की। सब्सक्रिप्शन के बाद मैं बात करूंगा डोनेशंस के हवाले से। डोनेशंस में भी सेटअप है, सेटिंग है, इसी में हम लिखेंगे डोनेशंस को। अगर मैं फर्दर, क्योंकि आप ये नोट कर रहे होंगे, डोनेशंस को हम यहाँ ले लेते हैं नीचे, ठीक है। ये लिख लिया है ना। डोनेशंस, डोनेशन मतलब सदका और खैरात, सही है। अब डोनेशन किसको दिया, दैट्स द क्वेश्चन। आपने डोनेशन दिया किसको, आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया। अब हमारे पाकिस्तानी इंडियन हम लोग समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन तो भत्ता होता है। तो भाई आप यूके में रहते हैं, यू आर नो मोर इन पाकिस्तान, आप बाहर रहते हैं। हर कंपनी चाहे तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर करती है, सपोर्ट करती है, और जब उसको स्पॉन्सर करते हैं तो उसकी सब्सक्रिप्शन या उसको डोनेशन हमें देना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टी को आप अपने मर्जी के लिए, अपने मफाद के लिए डोनेशन देते हैं, टैक्स अथॉरिटी कहती है नॉट अलाउड। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करा, नो 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 नो, नॉट अलाउड एट ऑल, कहानी खलास। फिर आपने डोनेशन करा नेशनल चैरिटी को, और आपने डोनेशन किया लोकल चैरिटी को। अब सर ये नेशनल चैरिटी लोकल चैरिटी क्या होती है, तो मैं बताऊंगा। नेशनल चैरिटी को हमारा कोर्स गिफ्ट एड बोलता है। गिफ्ट एड लिखा हुआ है या नेशनल चैरिटी लिखा हुआ है, बात एक ही है। जैसे कि मैं बोलूं या हम्माद, तो मैं हम्माद को बुला रहा हूं, और मैं बोलूं या बिन आसिम, यानी आसिम के बेटे, तो भी मैं हम्माद को बुला रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ,
नेशनल चैरिटी बोलो या गिफ्टेड बोलो, दोनों एक ही है। होती क्या है सर? तो बड़ी आसान है। ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच एग्जिस्ट थ्रू आउट द कंट्री, ऐसी चैरिटी जो पूरे मुल्क में हो। मेरे पाकिस्तानियों, सैलानी वेलफेयर एधी फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है। सो दे आर नेशन वाइड चैरिटीज, यानी नेशनल चैरिटीज। नेशनल चैरिटी को डोनेशन देना, टैक्स वाले कहते हैं दे तो सकते हो, देने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर नेशनल चैरिटी को डोनेशन दिया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से, इनकम स्टेटमेंट से अलाउ नहीं है। हम माइनस आपको नहीं करने देंगे। हमने बोला ठीक है, तुसी बदमाश बाबा, टैक्स डिपार्टमेंट बदमाश है, जो बोलेगा लब्बैक, हम मना नहीं करेंगे। तीसरा है लोकल चैरिटी, जो एक मखसूस इलाके के लिए होती है, एक लिमिटेड स्कोप पे उसका काम होता है। मैं आपको एक दो नाम बताऊंगा, आप कराची में हैं, आपने वो नाम नहीं सुने होंगे शायद। राह फाउंडेशन, राह फाउंडेशन, हुनर फाउंडेशन, निजात फाउंडेशन। सर ये कैसे नाम ले रहे हैं, ये कौन सी चैरिटीज हैं? थोड़ी एक मशहूर का नाम ले लेते हैं, जेडीसी। हाँ जेडीसी एक इलाके में ही तो है, एक कराची में ही तो है। तो लोकल चैरिटी वो होती हैं जो एक मखसूस लिमिटेड स्कोप पे, लिमिटेड एरिया में होती हैं। तो लोकल चैरिटी को डोनेशन देना अलाउ है। नेशनल चैरिटी यानी गिफ्टेड नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड का मतलब माइनस होना नहीं चाहिए, अलाउड का मतलब है माइनस होना चाहिए। ऐसे ही एक आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताते हैं कि आपको पेपर में इसी तरह लिखा हुआ आएगा, नेशनल चैरिटी या गिफ्टेड का वर्ड होगा या लोकल चैरिटी। आपको चैरिटी की लिस्ट का रट्टा नहीं मारना है कि कौन सी नेशनल है न कौन सी लोकल है, ये काम नहीं है हमारा। हमारे पास हर चीज क्लियर कट पेपर में इसी तरह लिखी आएगी। बस मसला ये होता है कि बादाम कितने अच्छे खाए हैं, रूल बुक कितनी याद है। बात समझ आ रही है? इसको कॉपी कर लिया है तो बताइएगा। यस सर। ये जो अभी मैंने इतनी लंबी तकरीर की है डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ये हैंडआउट के पेज नंबर 8 पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं लीज पेमेंट। लीज पेमेंट, अब ये क्या सीन है सर? प्रीमियम ऑन लीज। हमें जब हमने ट्रेडिंग इनकम पढ़ाया था तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद होगा, क्योंकि घर पे तो हमने पढ़ना है नहीं, कि सिक्योरिटी डिपॉजिट एक तरह से लैंडलॉर्ड को मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये एक शरीफ आदमी लैंडलॉर्ड है, ये बिल्कुल सबसे ज्यादा शरीफ आदमी टेनेंट है। कितना एग्रीमेंट है भाई इनका? इनका सेटअप है, एनुअल रेंट है 12,000 का, प्रीमियम टेनेंट दे रहा है अल्लाह भला करे 25,000 का, और लीजिंग एग्रीमेंट जो है वो है 10 साल का। मैं पहले आपको बचपन पे ले जाता हूँ। बचपन मतलब सर प्रॉपर्टी इनकम हमारा बचपन का टॉपिक है। तो प्रॉपर्टी इनकम हम कैसे निकालते थे? हम सर लैंडलॉर्ड के लिए काम करते थे। प्रॉपर्टी इनकम में क्या करते थे? लैंडलॉर्ड के लिए काम करते थे। उसको रेंट मिला है, रेंट मिला है बेटा, कितना? 12,000 मिला, रेंट आ गया। प्रीमियम नहीं लेते थे, टैक्सेबल प्रीमियम लेते थे। असेसेबल प्रीमियम या टैक्सेबल प्रीमियम एक ही चीज को बोलते हैं। और अदर एक्सपेंसेस यानी अलाउड एक्सपेंसेस, जो रूल था, अभी तो इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी का नहीं है, अलाउड एक्सपेंसेस माइनस करते थे। लैंडलॉर्ड के लिए प्रॉपर्टी इनकम आती थी।
असेसेबल प्रीमियम निकालने का फार्मूला, या हमद क्या फार्मूला था? सर 51 माइनस डी 150 पिंटू, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। यही फार्मूला था रायन, कोई मसला? ये फार्मूले को अप्लाई करते हैं, कैसे करें? सर डी की जगह पे 10 लिख दोगे, प्रीमियम की जगह पे 25,000 लिख दोगे। कैलकुलेटर शरीफ क्या दिखाएगा? कैलकुलेटर से पूछो। जी भाई, जरा आंसर बताइएगा। और 20,500। प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ गई इसकी? अब ये प्रॉपर्टी तो हमें आती है, हमने पहले सीखी हुई है। सर ये तो चले प्रॉपर्टी आपने ऐसे ही करा दी लगे हाथों, लेकिन हमने प्रीमियम पेड की बात करनी है। टेनेंट है, टेनेंट क्या करता है? लैंडलॉर्ड को प्रीमियम मिलता है, टेनेंट प्रीमियम पे करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? टेनेंट यस सर। पे करता है तो प्रीमियम पे करना एक अलाउड एक्सपेंस है, लेकिन कैसे? सर क्या ये पूरा 25,000 अलाउ होगा? तो ऐसा कोई मजाक नहीं चल रहा, सॉरी। अलाउड है, लेकिन अलाउ निकालना पड़ता है असेसेबल प्रीमियम डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। तो जो इसका आंसर आएगा ना, वो अलाउ होगा। क्या 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 क्या? सर जो प्रीमियम रिसीव करता है उसकी प्रॉपर्टी इनकम में असेसेबल प्रीमियम ऐड होता है। असेसेबल प्रीमियम सर हमने प्रॉपर्टी में ये फार्मूला सीखा था, ऐसे निकलता है। लेकिन जो प्रीमियम पे करता है, आप ये कह रहे हैं कि असेसेबल प्रीमियम को फर्दर फर्दर मजीद ड्यूरेशन से डिवाइड करो, तो आप ये कह रहे हैं? तो जी हाँ सर, मैं यही कह रहा हूँ। असेसेबल प्रीमियम सर आपने निकाला, ये आया ना, इस फार्मूले से आया। अगर मैं और ज्यादा आपको डिटेल में बताना चाहूं तो ये यूं आया, एक मिनट, ये आया यूं, 51 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 25,000, ये असेसेबल प्रीमियम आया। इसको डिवाइड मारा आपने 10 से। अलाउड एक्सपेंस तशरीफ ले आया है 2050। ये वो अमाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होनी चाहिए। अलाउड का मतलब क्या है? ये माइनस होना चाहिए, इतना माइनस होना चाहिए। यहां तक कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछिएगा, वरना इसको आराम से कॉपी कीजिएगा। अब ये है कार लीजिंग। ये हैंडआउट में मैंने थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, इसको सही कीजिएगा। ये 110 नहीं है, ये 50 है, ये नोट कर लेना। देखो जो बच्चे आखिरी में पढ़ते हैं ना, वो ये बातें भूल जाते हैं। ये थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ 110 नहीं है, यहाँ 50 है, ठीक है। लीजिंग मतलब किराए पे गाड़ी खरीदी, किराए पे, लीज पे गाड़ी ली। लीज पे गाड़ी ली है तो क्या पे करना होगा? रेंटल, किराया। किराया एक अलाउड एक्सपेंस है। बात जरा समझना, गाड़ी अगर सेट के लिए ली है तो क्या अलाउ होगा? नो सर। सेट के लिए लिए तो अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर गाड़ी बिजनेस के कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए लिए तो अलाउ हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? अब बात यस सर। घेरी है, बात जरा घेरी है।
देखो यहाँ पे कहते हैं कि गाड़ी जो है ना, अगर उसका CO2 बोलते हैं धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं जब गाड़ी से निकलता है तो हवा में जाता है, तो हवा से ओजोन लेयर में जाता है, ओजोन लेयर को डैमेज करता है। कहना यह है कि गाड़ी अगर 50 ग्राम्स पर किलोमीटर धुआं छोड़ती है तो अलाउड एक्सपेंस है 100%। जितना आपने किराया पे करा है वो सब का सब अलाउ है। लेकिन अगर गाड़ी बदतमीज है, बदतमीज बोले तो ज्यादा धुआं छोड़ती है, कितने से ज्यादा, 50 ग्राम से ज्यादा, तो सजा मिलेगी। सिर्फ 85% ऑफ एक्सपेंस जो है वो अलाउ होगा, बाकी 15% इसका मतलब अलाउ नहीं होगा। क्या मतलब, क्या बोला हमने, दोबारा सुनो। सर गाड़ी का रेंटल है, गाड़ी बिजनेस के लिए खरीद, ऑपरेशंस के लिए किराए पे ली गई है, गाड़ी का किराया हम पे कर रहे हैं। अगर गाड़ी का CO2 50 के अंदर अंदर है तो सारे का सारा रेंटल एक्सपेंस अलाउ होगा, माइनस होना चाहिए। लेकिन गाड़ी अगर बदतमीज है, मतलब 50 का सारा अलाउ होगा। अगर 50 ग्राम के अंदर अंदर है और 50 से ऊपर अगर धुआं गाड़ी फेंक रही है तो 15% नॉट अलाउड है। 85% ऑफ द एक्सपेंस इज अलाउड। इसमें कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछिएगा। नो सर। जी मिस्टर। अब आते हैं रिसीवेबल्स पे, बैड डेट्स पे। बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स, व्हाट इज बैड डेट्स? सर रिसीवेबल्स रिकवर नहीं हो पाते। सही है। अब इसमें जो कहानी है ना वो थोड़ी सी अलग है। बिल्कुल सही कहा आप, कि जो रिसीवेबल डूब गया, पैसा डूब गया, उसको सर बैड डेट्स बोलते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूँ, आप इसी तरह से देखना जिस तरह मैंने लिखा है। देखो भाई, बैड डेट्स, सर बैड डेट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी को उधार दिया, वो खा के भाग गया, दुबई भाग गया। सही है, सबसे आसान यही है ना, पैसा खाओ दुबई भाग जाओ। और दूसरा होता है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। याद है ना बचपन में F3 में डेफिनेटली किसी ना किसी टीचर ने जरूर आप लोगों को पढ़ाया होगा कि बैड डेट्स का प्रोविजन और राइट ऑफ तो आपको पता ही है। ये राइट ऑफ तो सबको याद ही होता है, प्रोविजन लोग भूल जाते हैं। अब बात सुनो, प्रोविजन के बारे में टैक्स अथॉरिटी कहती है कि ये अलाउड एक्सपेंस है। अगर प्रोविजन पे आपने निकाला है बैड डेट्स का, आपने प्रोविजन निकाला है रिसीवेबल्स का, डाउटफुल डेट्स का, तो ये अलाउड एक्सपेंस है। बेहतरीन हो गया, कहानी खत्म हो गई। बचा क्या? सर बचा है रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ में दो एरोज हैं, वो क्या हैं? आपका वो पैसा डूबा जो आपने कारोबारी उधार था, ट्रेड रिलेटेड डेट, वो डूब गया। या फिर आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी जान पहचान वाले को कोई उधार दिया था और वो दुनिया से इंतकाल कर गया या वो दुबई भाग गया, यानी नॉन कारोबारी उधार डूब गया। कारोबारी उधार डूबने का मतलब पता है क्या है? कारोबारी उधार बड़ी आसान सी एग्जांपल है कि ये वो होता है रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। यानी ट्रेड रिसीवेबल बोले तो, ट्रेड रिसीवेबल बोले तो कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेचा था, ट्रेड रिसीवेबल आया था
और वो बंदा दुबई भाग गया, या दुनिया छोड़ के भाग गया। सही है, या तो दुबई भाग गया या दुनिया छोड़ के भाग गया, या वो इतना बड़ा बदमाश है कि वो बोलता है जा जो कर सकता है कर ले, तेरे पैसे नहीं दूंगा। तो ऐसा भी होता है। कारोबार है मेरे भाई, धंधा है, गंदा है, बिजनेस है, ऐसा होता है। लोगों को उधार दे देते हैं, वो बिजनेस का पैसा खा के भाग जाते हैं। कारोबारी उधार अगर डूब गया, कारोबारी उधार अगर डूब गया, टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम इतने निर्दयी यानी इतने जालिम नहीं हैं कि ये हम नॉट अलाउड करेंगे। वो कहते ये हैं कि अगर बिजनेस का कारोबारी उधार डूब गया है तो इट्स एन अलाउड एक्सपेंस, यानी आपके इनकम स्टेटमेंट में से माइनस होना चाहिए। यू मस्ट डिडक्ट, यू शुड डिडक्ट ट्रेड रिलेटेड डेट्स जो कि राइट ऑफ हो गए हैं। प्रोविजन अलाउ है, ट्रेड रिलेटेड डेट्स का डूबना, उसका रिटर्न ऑफ भी एक अलाउड एक्सपेंस है, वो भी आप माइनस कर सकते हैं। यहां तक कोई सवाल जहन में आ रहा है दोनों के? नो सर। नॉन ट्रेड रिलेटेड डेट क्या होता है? इसकी एग्जांपल ये होती है, किसी दोस्त या रिश्तेदार किसी कस्टमर सप्लायर को लोन दे दिया। लोन मतलब, देखो मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं। लोन टू कस्टमर, भाई कस्टमर को माल बेचा जाता है, कस्टमर को कर्जा नहीं दिया जाता। एक कस्टमर आया आपके पास, बोला हाजी साहब मैं आपसे पिछले 5 सालों से माल खरीद रहा हूँ, मैं आपसे करोड़ों रुपए का साल में माल खरीदता हूँ, हाजी साहब थोड़ी जरूरत है, मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है वगैरह वगैरह, हाजी साहब मुझे कुछ लाखों रुपए उधार दे दो, 2 महीने में वापसी कर दूंगा। अब हाजी साहब ने बोला यार 5 साल से अपने से काम कर रहा है, 5 साल से माल खरीद रहा है, इसका घर भी हमें पता है, इसको जानते भी हैं, मार्केट में भी है। हाजी साहब ने गल्ला खोला, 10 लाख रुपए उधार दे दिए, वो दुबई भाग गया। कस्टमर को माल बेचना ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी है, कस्टमर को उधार देना ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। सप्लायर आया, हाजी साहब मैं आपको पिछले 5 साल से माल बेच रहा हूं उधार पे, आप माशाल्लाह हाजी साहब नेक आदमी है, हर दफा टाइम पे पेमेंट करते हैं, हाजी साहब मैं फंस गया हूं, मेरे को कुछ 10 लाख रुपए उधार चाहिए। हाजी साहब ने सप्लायर को उधार दे दिए, वो भी दुबई भाग गया या दुनिया छोड़ के भाग गया, इंतकाल हो गया। टैक्स वाले कहते हैं बेटा सप्लायर से माल खरीदा जाता है, सप्लायर को उधार कर्जा नहीं दिया जाता। फिर एक और सीन हुआ, एक बंदा आपके पास नौकरी किया करता था मतलब एक्स एम्प्लॉई, एक्स एम्प्लॉई जिसको फॉर्मर एम्प्लॉय भी कहते हैं। कोई आपके पास 10 साल उसने काम किया, फिर वो छोड़ के चला गया। अब उसने इतनी मेहनत से दिल से काम किया था कि हाजी साहब ने बोला बेटा जिंदगी में की भी जरूरत हो तो मुझे याद रखी, यानी उर्दू में ये कहेंगे कि बेटा जिंदगी में कभी भी कोई मसला हो जाए तो भूलना नहीं, आ जाना, तूने बड़ा काम किया हमारा। वो बंदा 5 साल इधर उधर काम करने के बाद हाजी साहब के पास आया और कहा हाजी साहब मेरी बहन की शादी है, ठीक है, मुझे 15 लाख रुपए उधार चाहिए, मैं आपको 2 महीने में दे दूंगा, 2 महीने बाद खुला खुला मेरा काम होगा, खुला खुला होगा, मैं 2 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा। हाजी साहब थे, भरोसा कर गए, एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, एक्स एम्प्लॉय को दे रहे। एम्प्लॉय को देते तो डूब ही नहीं सकता था ना, एम्प्लॉय को देते तो कैसे डूबेगा, उसको तो गले से नहीं पकड़ लेंगे, वो तो एम्प्लॉय है। तो एक्स एम्प्लॉय को कर्जा दे दिया, एक्स एम्प्लॉय शार्ट, पता चला उसकी तो कोई बहन ही नहीं थी। जब इनको ढूंढने गए 2 महीने बाद तो पता चला उसकी तो कोई बहन ही नहीं थी, वो तो इकलौता था, और अम्मा अब्बा अभी इंतकाल फरमा चुके हैं और वो दुबई भाग गया आपके 15 लाख रुपए लेके।
तो क्या ये आपने जो हरकतें इंसानियत के लिए की हैं, कर्जे बर्जे दिए हैं, ये क्या ट्रेड रिलेटेड है कि इंसानियत रिलेटेड है? कस्टमर को उधार देना, सप्लायर को उधार देना, एक्स एम्प्लॉइज को उधार देना। HMRC कहते हैं बेटा इसका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए अगर ये वाले उधार, ये वाले कर्जे आपके डूब जाते हैं तो हम आपको इसका कोई रिलीफ नहीं देंगे। ये वाली चीजें नॉट अलाउड रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है। दोबारा, प्रोविजन बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए होता है, अलाउड है। कस्टमर को कोई माल बेचा था, ट्रेड रिलेटेड उधार था, वो कस्टमर भाग गया, बैड डेट्स हो गया, रिटर्न ऑफ अलाउ है। बिजनेस से हट के कर्जे कस्टमर को दिया, सप्लायर को दिया, एक्स एम्प्लॉय फॉर्मल एम्प्लॉय को दिया, वो अलाउ नहीं होते। ये बात समझ आती है? ये पॉइंट कंप्लीट होता है रिसीवेबल्स वाला। As we were discussing कि अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड की कहानी। अलाउड का मतलब क्या है? माइनस होना चाहिए। नॉट अलाउड का मतलब क्या है? माइनस होना नहीं चाहिए। अलाउड है, माइनस हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे। अलाउड है, माइनस नहीं हुआ है तो माइनस कर देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यही हम डिस्कस कर रहे थे। और डिसअलाउड या नॉट अलाउड का मतलब क्या है? कि इसको नेट प्रॉफिट से कभी कभी भी माइनस होना नहीं चाहिए। एक्सपेंस नॉट अलाउड हो और अगर गलती से इनकम स्टेटमेंट में माइनस हो गया हो तो क्या करते हैं? उसको ऐड बैक करके खत्म करते हैं। राइट और रॉन्ग? एक्सपेंस अगर नॉट अलाउड हो, एक्सपेंस अगर नॉट अलाउड हो और माइनस भी ना हुआ हो तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हमने लास्ट क्लास में यही अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड की कहानी डिस्कस की थी। और मैंने ये भी कहा था कि ये ट्रेडिंग इनकम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब आई डू एक्सपेक्ट कि आपने घर पे इसको थोड़ा सा पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये हमारे पास लास्ट चीज है। लास्ट क्लास में हमने प्रोविजंस और बैड डेट्स की बात की थी कि बैड डेट्स अलाउड नॉट अलाउड, और इसमें हमारी लास्ट क्लास एंड हुई थी। आज की हमारी बात है कि भाई देखो, ये रेड बॉक्स, अगर आपकी कंपनी पे कोई फाइन हो गया, आपकी कंपनी पे क्या हो गया? कोई फाइन हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर किसी ने फाइन कर दिया, किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारी कंपनी पे, हमारी सोल ट्रेडरशिप पे फाइन कर दिया, तो गवर्नमेंट HMRC कहता है इट्स नॉट अलाउड। नॉट अलाउड बोले तो इसको माइनस होना नहीं चाहिए। इनकम स्टेटमेंट में इसको माइनस नहीं करना है। अगर माइनस हुआ हुआ नजर आएगा तो क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस हमत? यस सर। इसके अलावा राइट। ब्राइब श्राइब आपने दी है, रिश्वत विश्वत छोटी मोटी, तो ये ऑल दो मिसलिनियस एक्सपेंस में अकाउंटेंट डाल के इसको उड़ा देते हैं, लेकिन टैक्स कहता है ये अलाउड एक्सपेंस नहीं है, ये माइनस नहीं होना चाहिए। शेयर्स कैपिटल से एसोसिएटेड कॉस्ट, आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी, ऑनर दुश्मन, याद है? ऑनर कौन होता है भाई? सर ऑनर दुश्मन होता है, और दुश्मन का कोई भी एक्सपेंस अलाउ हो सकता नहीं है।
तो शेयर्स कैपिटल जब आप स्टॉक एक्सचेंज में इशू करने जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आप एक्सपेंस या कॉस्ट बेयर करते हैं, पे करते हैं, वो अलाउ नहीं होगी, क्योंकि शेयर्स मींस ऑनर, और ऑनर अपना सगा दुश्मन है, पक्का वाला दुश्मन है। ऑनर से रिलेटेड कोई भी खर्चा अलाउ होता नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने Yes, sir. जनरल बातें बताई। राइट। ऑनर दुश्मन है, एम्प्लॉय दोस्त है, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है, कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस जो बिजनेस के लिए हो वो अलाउ है। ये 5 जर्नल बातें मैंने की थी और फिर हमने ये हैंडआउट स्टार्ट किया था। उन 5 जर्नल बातों को जहन में रखते हुए ग्रीन बॉक्स को देखना। ग्रीन बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉई। बस एम्प्लॉई नजर आ गया सर, खलास, आगे अपने को पढ़ने का ही नहीं है, ऐसा बच्चे कहते हैं। तो बिल्कुल वो सही कहते हैं। एम्प्लॉय नजर आ गया सर, खलास, एम्प्लॉय नजर आया, बस एम्प्लॉय अपना जिगर है, जिगर अपना दोस्त है, भाई है, जो भी समझ लो, उस पे सारा खर्चा क्या है? अलाउ। मैंने जो येलो टिक्स किए है ना, यवा दवा दरे सलोर पिंजोर 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों एम्प्लॉइज लिखा हुआ है उसमें। मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। एक लिखा हुआ है एम्प्लॉय का पार्किंग का खर्चा, एम्प्लॉय का पार्किंग फाइन। भाई एम्प्लॉय है ना, फाइन क्या वो चोरी करे, वो भी अलाउ है, तो एम्प्लॉय का फाइन अलाउड। रेजिडेंसी पेमेंट किसको होती है? सर हमने लॉ पढ़ा है, रेजिडेंसी पेमेंट या ऑफिस लॉस ऑफ ऑफिस, अनफेयर डिसमिसल जब होता है, किसी एम्प्लॉय को गलत तरीके से निकाला जाता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है, रेजिडेंसी पेमेंट की जाती है। किसको की जाती है? सर एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय अपना कौन है? सर दोस्त है। तो एम्प्लॉय का सारा खर्चा क्या होना चाहिए? सर अलाउ होना चाहिए। इसके बाद काउंसलिंग, किसी को निकाला, उसको मशवरा दिया, मशवरा भी फ्री में एम्प्लॉय को दिया या पैसे से दिया, वट एवर एम्प्लॉय को दिया है तो अलाउ है, अलाउड एक्सपेंस में माइनस होना चाहिए। शुरू से बोल रहा हूं, एम्प्लॉय ऐसा दोस्त है चोरी करे वो भी अलाउ है। तो लिखा हुआ है थेफ्ट और फ्रॉड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय चोरी करे, कबाड़ा कर दे, बेड़ा गर्क कर दे, एक्सपेंस बढ़ जाए, तो वो एक्सपेंस अलाउ है, क्योंकि एम्प्लॉय अपना भाई है, अपना दोस्त है, अपना जिगर है। बात समझ आ रही है? इस पॉइंट में किसी को कोई मसला? येलो वाले No, sir. एम्प्लॉय से रिलेटेड है, मैंने बोले हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, जो रह गए उनको डिस्कस करते हैं। वो भी अलाउड ही है, लेकिन क्यों है देखो। अब ये देखो, पेटेंट या ट्रेडमार्क, पेटेंट या ट्रेडमार्क रजिस्टर करना, पेटेंट ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन फॉर द बिजनेस होती है, फॉर द बिजनेस होती है, बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंस जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए हो। क्या होता है? सर अलाउ होता है, तो अलाउ कर देंगे। ट्रेडमार्क और पेटेंट बिजनेस का होता है ना। ट्रेडमार्क क्या होता है? आपका लोगो शोगो, आपका जो लोगो वगैरह होता है, आपका ट्रेडमार्क होता है, स्लोगन होता है, राइट? उससे आपका बिजनेस की गुडविल जुड़ी हुई होती है। फिर क्या है, देखो जरा, डैमेजेस। यार ये फिर F4 आ गया। डैमेजेस तो सर रेमेडी पढ़ी थी हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर, कि रेमेडी है। रेमेडी बोले तो कि अगर, इसको मैं अपनी जबान में यूं समझाता हूं, कि अगर आपको किसी ने 50 डिग्री के एंगल से चमाट मारा है, तो इसका बदला यह है कि आप भी उसको 50 डिग्री के एंगल से चमाट। गॉट माय पॉइंट? आपको अगर किसी ने 50 डिग्री की स्पीड में चमाट मारा है तो आप डैमेजेस क्लेम करोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको भी 50 डिग्री के एंगल पे चमाट मारोगे। डैमेजेस का लॉ में क्या मतलब हुआ? कि जितना नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है उतना बंदे की भरपाई कर दो, जितना नुकसान हुआ है उतना ही उसको भर दो। ये डैमेजेस रेमेडी है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। डैमेजेस क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? जब आप बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना इज अ प्योरली बिजनेस एक्टिविटी, और हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटी
बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो क्या होता है, वो अलाउ होता है। तो डैमेजेस एक अलाउड एक्सपेंस है, और हमने समेरा क्या पढ़ा था, अलाउड एक्सपेंस माइनस होने चाहिए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जो लास्ट क्लास में नहीं थे, डेफिनेटली मैंने वीडियो भेजी हुई थी, तो वो देख ली होगी ट्रेडिंग की। इसके बाद बारी आती है राइजिंग लोन फाइनेंस। लोन फाइनेंस का क्या मतलब है? लोन फाइनेंस का मतलब लोन फाइनेंस का मतलब ये है कि आप कोई लोन लेने चले, बैंक लोन ऐसे ही नहीं दे देता, बहुत सारी फीस लेता है, इंश्योरेंस के पैसे लेता है। तो बैंक या आप ओवरड्राफ्ट या किसी भी लोन लेने की तरफ, या आप लोन नोट या डिबेंचर इशू करने की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं? बिजनेस एक्टिविटी को फाइनेंस करने के लिए। तो लोन नोट, लोन लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना या डिबेंचर या लोन नोट इशू करना, इस नॉर्मल बिजनेस या ट्रेडिंग को फाइनेंस करने के लिए होता है। जो आपने बिजनेस या ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए लोन लिया है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होगी वो अलाउड एक्सपेंस होगा। अलाउड एक्सपेंस का मतलब क्या है? माइनस होना चाहिए। फिर क्या है? पेंशन। पेंशन किसको देते हैं? किसको देते हैं? सेठ को देंगे तो नॉट अलाउड, क्योंकि सेठ या ओनर हमारा पक्का वाला सगा दुश्मन है। और अगर पेंशन एम्प्लॉय को देंगे तो एम्प्लॉय अपना बड़ा वाला दोस्त है, जिगर है, अपना भाई है, और एम्प्लॉय पे सारे खर्चे क्या होते हैं? अलाउड। अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन ओनर के लिए है तो ओनर दुश्मन है, नॉट अलाउड। एम्प्लॉय के लिए है तो एम्प्लॉय अपना दोस्त है, एम्प्लॉय पे खर्चा क्या होता है? सर आप इन्हें पढ़ाया है, एम्प्लॉय पे सब कुछ अलाउ है। ये अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड हम बोलते चले जा रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम इसका एक बड़ा सा पास पेपर भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये और क्लियर होगा कि ये सर जो बोल रहे हैं अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, इसको पेपर में कैसे करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास से लेके अभी तक मैं यही बोल रहा हूँ, ये अलाउ है, ये नॉट अलाउड है, ये अलाउ है, ये नॉट अलाउड है। अलाउड का मतलब माइनस होना चाहिए, नॉट अलाउड का मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। ये बार बार सर बोलते चले जा रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में आप ये देख लेंगे कि कैसे खेलना है। ओके, अब देखो जरा, इसके अंदर एक लास्ट है, वो है प्री ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। प्री ट्रेडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आप सबने F4 का पेपर दिया है कि नहीं दिया? बताइए। जी सर। ओके, दिया है। बिजनेस की एक डेट ऑफ कमेंसमेंट होती है। इस दिन बिजनेस दुनिया में जन्म लेता है, पैदा होता है, और इसके आगे बिजनेस अपने चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इस पीरियड को पोस्ट कमेंसमेंट पीरियड बोलते हैं। ये पता ना भी हो तब भी चलेगा। बिजनेस की एक पैदाइशी तारीख है, और इसके बाद बिजनेस चलना शुरू करता है। करेक्ट। लेकिन बिजनेस के पैदा होने से पहले, ये स्टार्ट होने से पहले, ये कहलाता है प्री ट्रेडिंग पीरियड। क्या कहलाता है? और इस प्री ट्रेडिंग पीरियड में एक नाजुक सा आदमी होता है, एक नाजुक सा बंदा होता है, जिसको लॉ बोलता है प्रमोटर। क्या बोलता है लॉ? प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? ये वो शख्सियत होती है जो बिजनेस शुरू करने के लिए स्टेप लेता है, यानी ये वो एंटरप्रेन्योर होता है, वो ओनर होता है जो बिजनेस शुरू होने से पहले बिजनेस का ख्वाब देखता है। जैसे पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को, इंडिया की डेट है 15 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान बनाने का ख्वाब किसने देखा था? वो कोई थे, उन्होंने देखा था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो अल्लामा इकबाल ने 1930 में ख्वाब देख लिया, 1947 में पाकिस्तान बना। 47 से लेके ऑनवर्ड से बिजनेस चल रहा है।
अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वी डोंट केयर अबाउट इट। जो स्टार्ट ऑफ द बिजनेस होता है, इससे पहले जो बिजनेस का स्टार्ट करने का जो ख्वाब देखता है, जो उसके लिए एफर्ट्स करता है, जो उसके लिए जगह खरीदता है, जो उसके लिए लाइसेंसिंग अप्लाई करता है, जो उसका नाम सोचता है, उस शख्स को हम कहते हैं ओनर, एंटरप्रेन्योर या प्रमोटर। अब बिजनेस शुरू होता है, इसके बाद से खर्चे होते हैं, वो तो ओके हैं, लेकिन बिजनेस के शुरू होने से पहले भी बहुत सारे खर्चे हो गए होते हैं। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हों फॉर बिजनेस, ऑल्दो बिजनेस इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आपने बिजनेस के शुरू होने से पहले खर्चे कर लिए हैं, तो वो खर्चे सब के सब अलाउड होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? क्योंकि वो बिजनेस के लिए ही किए जाते हैं, वो अलाउड होते हैं, अलाउड होते हैं। लेकिन शर्त है कि कैपिटल एक्सपेंस ना हो, रेवेन्यू एक्सपेंस होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7 साल, यानी जिस दिन बिजनेस पैदा हुआ है उससे 1 महीने पहले का खर्चा होगा ओके, 2 महीने का है ओके, 1 साल पुराना है ओके, 2 साल पुराना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक का पुराना खर्चा अलाउ है, आप माइनस कर सकते हैं। बिजनेस शुरू होने से 8 साल, 8 years पहले कोई खर्चा हुआ था, क्या आप उसको माइनस करेंगे? टेल मी, ऑल ऑफ यू। नो सर। जी बाकी लोग, नो समीरा, सर। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर आप ही ने तो अभी लिमिट बना दी कि रेवेन्यू एक्सपेंस बिजनेस शुरू होने से पहले का अलाउ है, लेकिन 1 महीने पुराना, 2, 3, 4, 5, जाते रहो जाते रहो जाते रहो, 7 साल पुराना तक एक्सपेंस हो तो माइनस हो सकता है। 5 साल का हो ओके है, 6 का हो ओके है, 7 से 1 दिन भी ऊपर अगर गुजर गया है उस एक्सपेंस को हुए हुए, तो हम उसको माइनस नहीं कर सकते। मैक्सिमम कैप है हाउ मेनी इयर्स? 7 साल तक, 7 साल तक का खर्चा, डेट ऑफ कमेंसमेंट से पीछे के 7 सालों के अंदर अंदर, ये लफ्ज याद रखना, 7 सालों के अंदर अंदर होने वाला खर्चा अलाउ है। 7 साल से अगर ऊपर कोई खर्चा हुआ है, 7 साल से भी पहले अगर कोई खर्चा हुआ है, तो वो अलाउ नहीं होगा। ये बात समझ आती है? यस। उम्मीद है आप लोग साथ साथ कॉपी भी करते यस रहे। सर। शुरू की क्लास से ही कहा है, टेक्स्ट में हमें साथ साथ कॉपी करना होता है, समझना भी होता है, कॉपी भी करना होता है। नहीं किया है कॉपी तो कर लीजिए, और साथ साथ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अब हम आगे बढ़ते, ये एक्सपेंसेस का कहानी इसके साथ खत्म हो जाती है। एक्सपेंसेस की कहानी खत्म हो जाती है कि एक्सपेंसेस को किस तरह से खेलते हैं, अलाउड नॉट अलाउड। एक्सपेंसेस कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे इनकम की। सर जिस तरह इन एक्सपेंसेस में अलाउड नॉट अलाउड था, क्या इनकम में भी सेम अलाउड नॉट अलाउड आप खेलने वाले हैं? तो जी हाँ बिल्कुल। सर ये क्या मसला है, हम कितना याद करेंगे? तो किसने बोला था इसी से करो? इसी से करा है तो अब सारी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। इनकम में अलाउड और अलाउड की कहानी जरा ध्यान से समझनी है। इनकम में अलाउड और नॉट अलाउड की कहानी थोड़ी ध्यान से समझनी है। एक्सपेंसेस बहुत डिटेल्ड हैं, हैंडआउट में 7-8 पेजेस के ऊपर एक्सपेंसेस लिखे। हमने शॉर्टकट मेथड जरूर सीखा हुआ है कि 5 शॉर्टकट हैं एक्सपेंसेस के, ऑनर दुश्मन है, एम्प्लॉय दोस्त है, कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउ है, और ये हमने डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन इनकम शॉर्ट शॉर्ट है, बहुत कम है, छोटी सी है। इनकम नॉट अलाउड का पहले मतलब समझो और अलाउड का मतलब समझो। आप एक्सपेंसेस में मेरी लंबी चौड़ी 15 मिनट की तकरीर लास्ट क्लास में सुन चुके हैं,
तो होपफुली आपको ये याद होगा और आसानी से समझ आएगा। इनकम अलाउड का मतलब क्या है लिख लेना, हाँ, जो मैं बोलूंगा। इनकम अलाउड का मतलब है इसको प्रॉफिट में प्लस होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? इनकम अलाउड का क्या मतलब है? इनकम अलाउड का मतलब सर आसान है, इनकम है ना तो प्लस होनी चाहिए, एक्सपेंस होता तो माइनस होना चाहिए था, इनकम है तो प्लस हो जानी चाहिए। अलाउड इनकम का मतलब प्लस होनी चाहिए। अलाउड इनकम का मतलब आपके प्रॉफिट में इसको प्लस होना चाहिए। नॉट अलाउड का मतलब इसको आपके प्रॉफिट में प्लस होना नहीं 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 चाहिए। अलाउड है इनकम, प्लस होनी चाहिए। इनकम नॉट अलाउड है, प्लस नहीं होनी चाहिए। अब मेरे अल्फाज सुनो। एक इनकम है नॉट अलाउड है, क्या मतलब हुआ? बोलना जरा, अपने अपने घरों में बोलो, शाबाश। घर वालों को भी लगे ऐड पढ़। नहीं होनी चाहिए। सही है, इनकम नॉट अलाउड है का मतलब प्लस नहीं होनी चाहिए। अब मेरा सवाल है, एक इनकम है नॉट अलाउड है लेकिन आपको इनकम स्टेटमेंट बना हुआ मिलता है और उसमें वो प्लस हुई हुई है, क्या करोगे? तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर प्लस हुई भी हो तो क्या करेंगे? सर माइनस कर देंगे। राइट और रॉन्ग? राइट। यस सर। और इनकम नॉट अलाउड वाली सर होती कौन सी हैं? तो मेरे दोस्तों एक छोटी सी बात बताओ। आपने सबने, मोस्टली ने एफआर दिया हुआ है, हमजा ने, अहमद ने, और जिन्होंने नहीं दिया एफआर F7 उन्होंने F3 जरूर पढ़ा है। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो अदर इनकम की हेडिंग में रेंटल इनकम आती है नहीं आती? यस सर। सर रेंटल इनकम इज एन इनकम, बेहतरीन हो गया। हराम इनकम, हराम इनकम सर क्या मतलब? हराम इनकम मतलब इंटरेस्ट इनकम। ये भी सर इनकम स्टेटमेंट में नजर आती है, बिल्कुल आती है, कसम खाई जा सकती है, आती है। सर डिविडेंड अगर मिला, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, आपको डिविडेंड मिल गया, सर ये भी हमारे को नजर आती है। और कौन सी इनकम नजर आती है? सर प्रॉपर्टी इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है, डिविडेंड इनकम होता है, गेन ऑन डिस्पोजल भी होता है सर। गेन ऑन डिस्पोजल भी हमारी अदर इनकम होती है। सर इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव भी होता है और ये भी होता है, बाकी सबका मुझे चक्करबाजी नहीं चाहिए। बस आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दीज फोर। ये चारों इनकम नॉट अलाउड हैं। ये आपके नेट प्रॉफिट में प्लस होनी नहीं चाहिए। सवाल आता है सर क्यों? तो जवाब है यूं, ये रूल है। लेकिन इसका जवाब मैं आपको समझा सकता हूं, इसका लॉजिक बड़ा आसान है। इसका लॉजिक पता है क्या है? इसका लॉजिक ये है कि भाई देखो, रेंटल इनकम को हम प्रॉपर्टी इनकम बोलते हैं, प्रॉपर्टी इनकम नॉन सेविंग में आती है, उस पर अलग से टैक्स लगता है। इंटरेस्ट इनकम को हम सेविंग इनकम बोलते हैं, सेविंग इनकम के लिए सेविंग का कॉलम होता है, उस पर अलग से टैक्स लगता है। डिविडेंड इनकम सर हम डिविडेंड इनकम बोलते हैं, उसके लिए इनकम टैक्स में एक अलग कॉलम होता है, उस पर 8.5%, 34%, 39% उस पर वो टैक्स लग जाता है। गेन ऑन डिस्पोजल, कैपिटल गेन्स टैक्स का पहाड़ जैसा टॉपिक हमारे पास आने वाला है, सर उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाता है। तो जब इन चारों इनकम पे किसी ना किसी वे में, अलग तरीके से, अलग वे में टैक्स लग ही रहा है, तो इसको डबल डबल टैक्स देने का शौक है आपको, आप इसको ट्रेडिंग में भी ऐड कर लो और ट्रेडिंग के साथ ही इस पे टैक्स दो, फिर प्रॉपर्टी इनकम में भी इसको लो, इंटरेस्ट में भी लो, डिविडेंड में भी लो, कैपिटल गेन्स में भी लो और इस पे दोबारा टैक्स दो। इतने अच्छे हैं आप इतने अच्छे हो सकते हैं, लेकिन HMRC जो है वो आपका ख्याल करता है। वो कहते हैं भाई इन इनकम पे हम अलग से टैक्स आपसे पकड़ लेते हैं। जिस इनकम में हम अलग से आपसे टैक्स पकड़ लेते हैं ना, तो हम उस पर आपसे डबल टैक्स नहीं लेते, क्योंकि अगर आप इसको नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यू आर पेइंग अस डबल टैक्स। प्रॉपर्टी इनकम पे अलग टैक्स दोगे और इसको रेंटल इनकम बना के अलग टैक्स दोगे, तो हम डबल डबल नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार इनकम अगर हमें नजर आएंगी
इनकम स्टेटमेंट में, तो हम इन चारों को क्या कर देंगे, इफ एडेड वी आर गोइंग टू डिडक्ट देम। अगर प्लस हुई भी होगी तो अपने इसको माइनस करके खल्ली वल्ली करा देंगे। गॉट माय पॉइंट? यस बस सर। Yes, sir. नॉट अलाउड में ये 4 ही हैं। सर एक्सपेंसेस में तो 6-7 पेजेस थे, ये बस 4 ही हैं। तो हाँ बेटा ये 4 ही हैं, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, अब आते हैं अलाउड इनकम। ये सिर्फ एक है। कौन सी है? ऑनर होता है ना, ऑनर। ऑनर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। एक सेठ है, ऑनर है, उसकी कोई इन्वेंट्री आइटम थी, 1000 रुपए की कॉस्ट थी, और वो 1200 रुपए की आमतौर पर उसको बेचता था। शाम को घर जाने के टाइम उसकी जोजा मोहतरमा यानी वाइफ की कॉल आई, और उसने वाइफ ने कहा ये चीज मेरे लिए ले आना। तो ऑनर साहब ने विड्रॉवल की और ले गया घर पे। आप अकाउंटेंट हैं F3 वालों, अकाउंटेंट इसकी क्या एंट्री बनाता है? सर ड्राइंग डेबिट करता है। याद नहीं भी है तो मसला नहीं है, हमें पेपर में ये एंट्री नहीं चाहिए, ये खाली समझाने के लिए बताई जा रही है। सर F3 से भी पहले FA2 और FA1 में ये हमने सीखी थी कि अगर ऑनर गुड्स, गुड्स बोले तो इन्वेंट्री, गुड्स बोले तो स्टॉक का आइटम, जिसका बिजनेस करता है वो आइटम, अगर ऑनर गुड्स को विड्रॉ करे तो एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। एम आई राइट और रॉन्ग? और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से इन्वेंट्री इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? IS2 कहता था कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का इन्वेंट्री को, तो अकाउंटेंट इसको किस पे रिकॉर्ड करता है? 1000 पे, यानी कॉस्ट पे। बात समझ आती? यस सर। Yes, sir. कभी जिंदगी में इसका आपने इम्पैक्ट सोचा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है? परचेजेस क्रेडिट करने का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होता है? सर परचेजेस एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्रेडिट पे कम हो जाता है। एक्सपेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं ये आपको समझ आए, रिटेन हो ना हो, खल्ली वल्ली वी डोंट केयर, ऐसे ही बता रहा हूं। परचेजेस क्रेडिट होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। राइट और रॉन्ग? ये मैंने FA2 पढ़ लिया। अब ये हमें समझना भी है तो खल्ली वल्ली, हमें खाली ये समझना है कि अकाउंटिंग क्या करती है। अकाउंटिंग ये करती है कि जब भी ऑनर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए, अपनी जाती इस्तेमाल के लिए उठाता है तो अकाउंटिंग उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करती है, और परचेजेस क्रेडिट करने की वजह से प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट की अमाउंट से बढ़ जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात आप सबको समझ आई है? कोई ऐसा है बता सर। दीजिए। रिपीट, नो प्रॉब्लम, मैं 2 बार नहीं 4 बार रिपीट कर सकता हूँ। बोलो, जो बोल नहीं रहे वो चैट बॉक्स में लिख दो भाई। Clear, sir. अब आएगा टैक्स वाला बंदा, HMRC आया। HMRC ने आपके अंदर के अकाउंटेंट को देखा और इस क्वेश्चन की इस एंट्री को देखा, और HMRC ने बोला ये गलत है। क्या बोला? ये गलत है। क्या बोला? HMRC ने बोला ये गलत काम किया है तुमने। हमने बोला भाई सही बता दे, तू बता दे, हमने तो IS2 के हिसाब से काम किया है। उसने कहा IS2, आई डोंट केयर अबाउट IS2। वो कहता है ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का तुम लोगों को किसने बोला है? हमने कहा IS2 ने बोला। उसने बोला IS2 को गोली मार दो। हमने बोला ओके मार दो, क्योंकि हम टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं।
वो ये कहता है कि हमेशा टैक्स के पेपर में इस प्रॉफिट ने सेलिंग प्राइस से बढ़ना है। कॉस्ट आईएएस का हिस्सा है, हम आईएएस को नहीं मानते। ऑनर विड्रॉ करेगा तो प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के इम्पैक्ट से बढ़ाना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। अब मैं कुछ बोलूंगा, ये 3 बातें बोलूंगा, जरा गौर से सुनना। यही सिनेरियो है। टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पे यानी कितने से बढ़ना चाहिए? 1200 से बढ़ना चाहिए। राइट और रॉन्ग? यस सर। अब अकाउंटेंट ने बताया क्या किया हुआ है? अकाउंटेंट ने 1000 से रिकॉर्डिंग की हुई है। अकाउंटेंट ने क्या किया हुआ है? अकाउंटेंट ने 1000 पे रिकॉर्डिंग की हुई है। टैक्स कहता है 1200 पे करो, तो मैं कितना प्लस करूं अपने प्रॉफिट में? पूरा 1200 कि कुछ और? सर तो पूरा 1200 ही आएगा। टैक्स कहता है 1200 रिकॉर्ड करो। अकाउंटेंट ने ऑलरेडी 1000 की रिकॉर्डिंग कर चुका है। अकाउंटेंट 1000 का प्रॉफिट वो बढ़ा चुका है, हमें 1200 से बढ़ाना है, 1200 तक तो लेके। तब क्या करें? 200 और 200 ऐड बढ़ कर जाएगा। देंगे। सिर्फ 200 और 200 बढ़ जाएगा। डिफरेंशियल फिगर बढ़ेगी। ओके, दूसरा सुनो, दूसरी बात सुनो। वेरी गुड। दूसरी बात सुनिए। अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं की, सोया हुआ टुन अकाउंटेंट है, उसने एंट्री नहीं की है। टैक्स वालों ने बोला 1200 पे रिकॉर्ड करो, अकाउंटिंग हुई ही नहीं है इस चीज की। अब क्या करें? अब कितने से प्लस करो? पूरा 1200 पूरे आएगा सर, 1200। क्योंकि पूरा 1200 ऐड करेंगे। और अकाउंट 1200 थोड़ा सा जो है, अब तीसरी बात, अकाउंटेंट जो है वो थोड़ा सा अजीब आदमी था। उसने गलती से 1200 पे ही रिकॉर्ड कर दिया है। उसने गलती से क्या कर दिया है? 1200 पे ही रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या करें? कुछ नहीं। अब कुछ नहीं करेंगे, डू नथिंग। वेरी गुड, माशाल्लाह, सही जवाब दे रहे हो आप लोग, लगता है समझ आ रहा है। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम। अब हमारे सामने ये हैंडआउट, जो पहला हैंडआउट है ट्रेनिंग के 5 चैप्टर्स का पहला चैप्टर, ये एंड होने के करीब है। ये हैंडआउट पूरा होने वाला है। एक क्वेश्चन है हमजा भाई इस हैंडआउट का, ये आपके सामने अब स्क्रीन पे भी आ जाएगा। इसमें तीनों सिनेरियो जो अभी मैंने बोल के समझाए हैं, मैं करके समझाऊंगा। देखें जरा क्या सेटअप है। पढ़ना जरा आप लोग, पढ़ना जरा। सर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख का, और सर आपने होशियारी ये की है कि 3 सिनेरियो बनाए हैं इस क्वेश्चन के। अच्छी बात है, बिल्कुल सही। सर पहला सिनेरियो पढ़ते हैं। पहले सिनेरियो में अकाउंटेंट साहब ने क्या हरकत की? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। गाड़ी जो है, जो उसने पर्सनल यूज के लिए उठाई है, 10,000 कॉस्ट है, 15,000 सेलिंग प्राइस है। टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको किस पे रिकॉर्ड होना है? सेलिंग प्राइस पे, 15 पे। अकाउंटेंट ने ए पार्ट में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। क्या करोगे? कितने को ऐड करोगे? 15 को ही। 15 को ही ऐड कर लोगे, ये हो जाएगा 1,15,000। बी पार्ट को, ए पार्ट में किसी को कुछ मसला हो? बी पार्ट को पढ़ते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? कॉस्ट में रिकॉर्ड किया है। F7 पास किया हुआ हम्माद था, अकाउंटेंट IS2 का चीता था, उसने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया है। ए लोगों, ए मेरे पाकिस्तानियों, क्या करेंगे? इस प्लस करेंगे 5000 डिफरेंशियल। ऐड कर देंगे।
पर 15 पे करना था, 10 पे रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो अब मजीद कितने पे करोगे? 5 पे कर दोगे। 5 तीसरा, अकाउंटेंट जो है वो सर फैजान से टैक्स की क्लासे लेके आ गया था और उसके दिमाग में सर फैजान ने भर दिया था कि HMRC ने बोला है कि सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस, और उसने जाके अकाउंटिंग में गड़बड़ कर दी। अकाउंटिंग में भी 15,000 से सेलिंग प्राइस से रिकॉर्डिंग कर डाली। अब क्या करें? करें क्या? सर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। और मैंने ये बताया है, जब कुछ नहीं करते तो 0 लिखते हैं और 0 लिखने के मार्क्स मिलते हैं। जो 0 नहीं लिखेगा उसका 1 मार्क चला जाएगा। और 1 मार्क की अहमियत तुम क्या जानो, उससे पूछो जिसके 49 आते हैं। बात समझ आ रही है? और एग्जाम फीस है 50,000 तकरीबन, ये याद रखना। अगर घर पे अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है और दिसंबर अटेम्प्ट में पेपर पास करना चाहते हो तो डेली 3.5 घंटे पढ़ने का है, वरना पेपर पास नहीं होगा। सिंपल। सर ये आपने एडजस्टमेंट्स तो कर दी, ये हमने ओके भी कर ली हैं, लेकिन इसका नाम तो रखो, कोई नाम तो रखो। तो नाम रखते हैं, इसका नाम होता है गुड्स फॉर ऑन कंजम्पशन। इस एडजस्टमेंट का नाम है गुड्स फॉर ऑन कंजम्पशन। इस एडजस्टमेंट का नाम के विड्रॉवल ऑफ स्टॉक बाय ओनर को सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। इस एडजस्टमेंट को बोलते हैं गुड्स फॉर ऑन कंजम्पशन। और इसके साथ ही अलाउड नॉट अलाउड की कहानी इनकम एंड एक्सपेंसेस की होती है। खलास, खत्म। ओके।